हेलो दोस्तों, मैं एस खटाना और आप देख रहे हैं एलएस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के परिचय और वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। समय के साथ साथ कंप्यूटर की तकनीकी में भी समयानुरूप परिवर्तन होते रहे। उन परिवर्तनों के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों या 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। तो हम उन 5 पीढ़ियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में। सन 1942 से 1956 समयांतराल के मध्य कंप्यूटरों के अंदर जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए, यानी कि सन 1942 से 1956 के बीच में कंप्यूटरों के अंदर जितना भी विकास हुआ या जितने भी कंपोनेंट यूज किए गए या जितने भी कंप्यूटर बने, वो सारे प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत लिए गए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात नलिका का उपयोग किया गया, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब थी उसका उपयोग एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में किया गया था, जिसकी साइज बड़ी होने के कारण, यानी निर्वात नलिका की साइज बड़ी होने के कारण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार भी बड़ा था तथा निर्वात नलिका के कारण ये अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करते थे, जिसके कारण शीतलन की आवश्यकता होती थी और शीतलन के लिए एसी वगैरह का यूज किया जाता था। सेकंड कंपोनेंट है मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग मेमोरी के लिए किया गया था। थर्ड चीज़ है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जो कि मशीनी भाषा थी, यानी मशीनी भाषा का उपयोग किया गया। फोर्थ है पंच कार्ड अथवा वाल्व। पंच कार्ड का आविष्कार हरमैन होलार्थ ने किया। इसका उपयोग कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए किया गया तथा आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का उपयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिंगल यूजर सिंगल टास्क यानी एक समय में एक ही काम कर सकते थे। प्रथम पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए। प्रथम है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। सेकंड है यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फोर्थ है EDSEC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पीढ़ी के बारे में। प्रथम पीढ़ी में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया गया था वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर सेकंड पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी यानी कि सन 1956 से 1965 के बीच में कंप्यूटरों के अंदर जो विकास हुआ वो द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1958 में हुआ, जिसके कारण द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के बजाय अधिक थी। इनपुट तथा आउटपुट के लिए प्रथम पीढ़ी के कंपोनेंट यूज किए गए, यानी कि पंच कार्ड इनपुट के लिए तथा प्रिंट आउट आउटपुट के लिए उपयोग लिया गया। द्वितीय पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज की जगह पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा असेंबली का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 भाषाओं का विकास हुआ, एक कोबोल और सेकंड फोर्ट्रान। फोर्थ है मैग्नेटिक कोर, जिसका उपयोग प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी के लिए किया गया तथा सेकंड है मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क, जिसका उपयोग सेकेंडरी द्वितीयक या सहायक मेमोरी के लिए यूज किया गया। थर्ड हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के बारे में। सन 1965 से 1978 के बीच में कंप्यूटरों का जो विकास हुआ या जो कंप्यूटर सन 1965 से 1978 के बीच में बने वो कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का आविष्कार हुआ या यूज हुआ। IC का आविष्कार 1958 में 2 वैज्ञानिक JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने किया। IC ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर आदि को मिला के बनती है, जो
अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर धातु सिलिकॉन से बनती है। आईसी के कारण कंप्यूटरों का आकार तीसरी पीढ़ी में छोटा हो गया तथा स्पीड तेज हो गई। जो आईसी की तकनीकी यूज की गई थी वो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत एसएसआईसी यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज की गई थी, जो समय अनुरूप बदल के तृतीय पीढ़ी में ही एमएसआईसी यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गई तथा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबोल के स्थान पर यहाँ पर पास्कल और बेसिक का विकास हुआ तथा तृतीय पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ जो CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस था। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक CUI यानी कमांड यूजर इंटरफेस, एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को साधारण लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आइकन के द्वारा साधारण मानव भी समझ के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तृतीय पीढ़ी के अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया, यानी कि मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया। इनपुट के लिए तृतीय पीढ़ी में कीबोर्ड, आउटपुट के लिए मॉनिटर, MICR यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनर और प्लॉटर आदि का विकास हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के बारे में। सन 1976 से 1982 तक जो कंप्यूटरों का विकास हुआ वो चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत सबसे मुख्य कंपोनेंट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, जो हजारों आईसी से मिलकर बनता है तथा सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जिसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने सन 1971 में इंटेल 4004 यानी 4004 बनाया था। जो सर्किटरी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी चतुर्थ पीढ़ी के अंदर वो LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट थी, जो कालांतर में चेंज होकर VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट हो गई। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं C++ और डेटाबेस का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास CUI के स्थान पर GUI के तौर पर हुआ, यानी कि तृतीय पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम CUI था, जिसके स्थान पर चतुर्थ पीढ़ी में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किया गया, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार का था। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर दिए गए समय सीमा में एक कंप्यूटेशनल कार्य पूरा करने पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर एक दिए गए समय में एक कंप्यूटेशनल कार्य पूरा करने पर केंद्रित होता है, यानी कि उसे निश्चित समय लगता है कार्य को पूरा करने के लिए, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिक्वेस्ट देने पर तुरंत प्रक्रिया प्रदान करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को यूजर के साथ शेयर नहीं करता, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ डेटा को शेयर करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक आदमी एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकता है, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक एप्लीकेशन पर आदमी कार्य कर सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम में एडिटिंग यानी संशोधन संभव नहीं है, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम में एडिटिंग और संशोधन संभव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचम पीढ़ी। सन 1982 से वर्तमान तक के जो कंप्यूटरों में विकास हुआ वो पंचम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विकास पंचम पीढ़ी के अंतर्गत इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कृत्रिम बुद्धि, जो मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता रखती है। इसका एग्जाम्पल है रोबोटिक्स वगैरह। VLSIC के स्थान पर पंचम पीढ़ी में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग किया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा VB.NET का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास हुआ था। मल्टीमीडिया यानी कि मल्टीमीडिया के अंदर ध्वनि, वीडियो, चित्र, एनिमेशंस, ग्राफिक्स आदि एक साथ यूज किया जा सकता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम मतलब कि आदमी की आवाज़ या कोई भी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर इनपुट करके उसको समझा जा सकता है। सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग आदि का विकास भी पंचम पीढ़ी के दौरान हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ
कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अब बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटरों के इतिहास के बारे में शीघ्र उपलब्ध करवाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग